जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी यस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023 आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा दीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपका कितना सही हुआ ज़रूर कमेंट करिएगा। अपने आप को स्वतः जांचिएगा कि आप कितने पानी में है, कितना क्वेश्चन तक सही हो जा रहा है, तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, एकदम एग्जाम जैसा मॉडल पेपर आपको यह मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्त यारों तक शेयर भी करते रहना है। देखिए, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप में एक सेक्शन आता है, एक सिलेबस में पार्ट दिया हुआ है मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसको अलग से हमने निकाल करके पूरा का पूरा मेंटल एप्टीट्यूड सिलेबस टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आपको मेंटल एप्टीट्यूड फॉर रेडियो ऑपरेटर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी में समान चैप्टर है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसआई रेडियो ऑपरेटर, यहाँ पर भी बहुत सारे चैप्टर जैसे जनसंख्या नगरीकरण हो गया, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद हो गया, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। ठीक है, आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सेम टू सेम यही चीज़ है, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर बात करें हिंदी के लिए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास भी चलाई जा रही है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप सभी को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलती हैं, तो टेलीग्राम पर यही सर्च करके आपको जुड़ जाना है या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त शुरू करते हैं वीडियो। और हिंदी की बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेज जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हो गया, ठीक है, लेखक एवं रचनाएं हो गया, हिंदी प्रैक्टिस सेट हो गया, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक आपको दे दिया है अपठित गद्यांश, यानी को पढ़ करके इसका उत्तर देना है। ऐसा जो कि प्रश्न 1 से लेकर 5 तक भी मिल सकता है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं आपके गद्यांश से संबंधित, तो चलिए गद्यांश पढ़ करके इसका उत्तर देते हैं। वैसे भी हमने गद्यांश बहुत करा दिया है, आप लोग कर सकते हैं। जो भी ना करना चाहें आप वीडियो को रोक करके पढ़ करके आसानी से करिएगा, बाकी हम तो यहाँ पर करा ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। तो क्या है? धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पर होती देखी है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित मतलब आपको पता चल जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिनकी स्मृति यानी कि जिसकी याद तारोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय व्यर्थ नहीं किया। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बस इसका भाव समझते चलिए क्या कहना चाह रहा है। इसके अलावा बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से भी अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा क्या हुई है? कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और निपट गए, यानी कि परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ चले गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपना जीवन अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यता का परिचय या फिर सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। चलिए अब उत्तर ढूंढते हैं। कह रहा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा धन की लोलुपता, धन की महत्ता। तो महत्ता के बारे में तो इन्होंने बताया नहीं है, मनुष्यता का भी महत्व नहीं बताया है, धन और मनुष्यता के बारे में अवश्य बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग सही कर देंगे। और एक बार चलिए पहले देखते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो देखिए
यहाँ पर सच्चे मनुष्यत्व के लिए जो कार्य करता है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, परिचय देता है, उसी की पूजा होती है। नीचे एकदम आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कह रहा है धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला नाम नहीं कर पाता। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो ये एकदम सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, और यह 40 प्रश्नों का सेट है। आप अंत तक दीजिए और 40 में से कितने मार्क्स आपके आए एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कितने आपके सही हुए। वैसे अटेम्प्ट तो सबको करना है, जो नहीं आ रहा है उसको भी तुक्का लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कोई भी नहीं है। चौथा वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए किन्नर, अहिंसा, अंतरी और अपरिग्रह। तो देखिए यहाँ पर चौथे का जो सही जवाब होगा स्त्रीलिंग होगा। क्यों होगा? चौथे का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अहिंसा स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग जैसे अरहर हो गया, अवज्ञा हो गया, यानी कि जो आकारांत होते हैं, इकारांत यानी कि जिनके पीछे आ आता है या फिर ई आता है, इसके अलावा छोटी ई बड़ी, यह सब स्त्रीलिंग के में गिने जाते हैं। जैसे दया हो गया, माया हो गया, नदी हो गया, रोटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा अग्नि हो गया, यह सब क्या है? आकारांत यानी कि जिनके पीछे आ आए, और इकारांत जिसके पीछे ई आए, यह सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही काउंट होते हैं ज़्यादातर मामले में। कुछ इसके अपवाद भी हैं, तो अपवाद को यहाँ पर हम आज नहीं देखने वाले हैं। ठीक है। वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। निर्मम, निर्दय। तो निर्दय क्या होगा? जिसके मतलब जो दया ना करता हो, जो जिसके अंदर दया न हो, तो क्या हो जाए? निर्दयी होता है। लेकिन यहाँ पर ममता की बात किया है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा निर्मम। ठीक है। और निर्भय, जिसके अंदर भय ना हो। छठवां का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए अब मिलाइए, ऋतु, हंस, पंडित, आचार्य। तो देखिए आचार्य तो पुल्लिंग पहले ही हो जाएंगे। ठीक है। पंडित जी भी नहीं होंगे, तो खुद है पंडित जी पंडिताइन होता, तो स्त्रीलिंग समझ ही सकते थे। और यहाँ पर कह रहा है हंस, तो हंस का स्त्रीलिंग हंसनी होता है, या फिर हंस पुल्लिंग में आता है। लेकिन ऋतु जो है, ऋतु यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। छठे का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सातवां कह रहा है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, नहीं है पूछा है। भुजंग मतलब क्या होता है? सांप होता है। तो सांप पर्यायवाची है, ब्याल भी पर्यायवाची है। और यहाँ पर सातवें का जो कह रहा है पन्नग, यह भी सांप का यानी भुजंग का ही पर्यायवाची। लेकिन गरुड़ अपने आप में एक अलग ही है। गरुड़ क्या है? पक्षी है। तो यहाँ पर सातवें का भी हो जाएगा। यह जो है सातवां वाला का भी गरुड़, भुजंग यानी सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब तक कितने सही हुए आपके बताते हुए चलिएगा। नेक्स्ट आ गया, कह रहा है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं? तो देखिए विशेष्य और विशेषण 2 चीज़ होते हैं। जो भी शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की क्या विशेषता बताता है, ठीक है, जो विशेषता बताता है उसको कहते हैं विशेषण। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर घर क्या है? बड़ा है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? घर की नहीं विशेषता बताई जा रही है कि घर क्या है? बड़ा है। आदमी की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, आदमी क्या है? छोटा है। वस्त्र की विशेषता क्या है? वस्त्र नीला है। तो यहाँ पर विशेष से पूछ दिया है, तो विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पर घर, आदमी और वस्त्र यह क्या हो जाएंगे? विशेष से हो जाएंगे। और विशेषण हमने क्या बताया? संज्ञा, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। इसको याद रखना है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं या फिर वाच्य होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पूछेंगे लोग कौन कौन, तो नोट कर लीजिए आप। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है।
तो 3 आप लोग याद रखिएगा, 3 ही होता है। अब नीचे इसी से संबंधित आ गया, निम्न में से भाववाच्य बताइए। भाववाच्य, तो देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक है या तरीका है। इसमें क्या होता है, अधिकतर वाले केस में नहीं का मतलब भाव आता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, ठीक है, यह सब क्या आते हैं, भाववाच्य के अंतर आते हैं। जैसे अब चला जाए, यह भी भाववाच्य के ही अंतर्गत आता है। वैसे देखें तो ज़्यादातर निगेटिव वाले केस में ही भाववाच्य की बात करता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव वाले केस नहीं दिया है, तो 10वें का बी हो जाएगा, अब चला जाए। क्या है, यह एक भाववाच्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वें का। ऐसा प्रश्न बहुत देखने को मिलता है कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, उससे पढ़ा नहीं जाता, यह सब भी भाववाच्य के ही अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया, समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या कहते हैं, अविकारी, विकारी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो 11वें का सही जवाब हो जाएगा अविकारी, क्योंकि जो 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द जो हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं, और इनमें कोई भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, यह सदैव अपरिवर्तित होते हैं, अविकारी तथा अव्यय रहते हैं। जैसे में पूछ दे, आंधी आई और पानी बरसा, यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, जैसे कोई सेंटेंस बना जाए, आंधी आई और पानी बरसा, तो और क्या है यहाँ पर, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक मतलब जो दोनों को जोड़ता है, ठीक है, यह समुच्चय बोधक हो गया। और यह अविकारी होता है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसी को कहते हैं अविकारी। तो 11वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा लग रहा हो प्रैक्टिस सेट, तो लाइक वाला बटन नीचे ही आपके दिया है, तुरंत लाइक कर देना है और दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करते रहना है। अब यहाँ पर नीचे अगला प्रश्न पूछ दिया, हिंदी में वचन होते हैं। वचन, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 ही प्रकार के वचन होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, याद रखिएगा। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो देखिए अब एक वचन में क्या आता है, जैसे नदी हो गया, लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, यह सब एक वचन में आ जाते हैं। और वचन में बहुवचन, इसका बनाने का भी फार्मूला होता है, जैसे यहाँ लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, जैसे नदी का नदियाँ हो जाता है, घोड़े का घोड़े हो जाता है, ये सब बहुवचन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए जब सममात्रिक पूछ दिया तो सममात्रिक में आ जाता है यहाँ चौपाई बाबा, ठीक है। चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है। जबकि यहाँ पर दोहा और सोरठा को देखेंगे तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। सममात्रिक में क्या होता है, इसमें जो भी चरण होते हैं वह सभी समान होते हैं। जैसे में चौपाई हो गया, रोला हो गया, और इसके अलावा हरिगीत का हो गया, यह सब आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो देखिएगा सरस्वती का पर्यायवाची आप सभी नोट कर सकते हैं, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो गिरा, ठीक है, यह किसका पर्यायवाची होता है, सरस्वती का। इसके अलावा विमला, भारतीय, वागीश, कर्णिका, वागेश्वरी, यह सब सरस्वती का पर्यायवाची, लेकिन इसमें नहीं है पूछ दिया है, तो यहाँ पर कमला जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि कमला किसका पर्यायवाची होता है लक्ष्मी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्षु का तद्भव रूप है। इक्षु का तद्भव रूप की बात करेंगे। तद्भव मतलब होता है बिगड़ा हुआ शब्द, और तत्सम होता है संस्कृत से ज्यों के त्यों किसी शब्द को लिया जाता है, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। तो इक्षु क्या है, यह संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव पूछ रहा है तो हो जाएगा सी, यानी कि ईख, जो गन्ना वाला होता है ना, ईख का शुद्ध रूप यानी कि तत्सम रूप है इक्षु, लेकिन तद्भव ईख हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तद्भव है, देशज है, तत्सम है या फिर संकर है। तो देखिए तद्भव किसे कहते हैं, हमने अभी बताया कि जो विकृत रूप हो, संस्कृत से
प्रयोग होते होते उसका रूप ही चेंज हो जाता है, उच्चारण ही चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और तत्सम संस्कृत का ज्यों का त्यों लिया हो उसको तत्सम कहते हैं। देशज, जो शब्द देश के बोल चाल में यानी कि देश से ही उत्पन्न हुआ है, जैसे लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? देशज है। लेकिन संकर शब्द क्या होता है? जो दो चीज़ों से मिल कर के बना हो, यानी कि जो जिसका स्रोत अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे रेल, क्या पूछा है? रेल। तो रेल क्या है? इंग्लिश शब्द है। एक मिनट, RAIL, रेल क्या है? इंग्लिश शब्द है। लेकिन गाड़ी की बात करें तो गाड़ी इंग्लिश शब्द नहीं है, तो यह दोनों को मिला दिया गया। गाड़ी क्या है? गाड़ी हिंदी शब्द है, तो रेल इंग्लिश, गाड़ी हिंदी मिला दिए तो क्या हो गया? रेलगाड़ी। तो यह शंकर है। शंकर मतलब क्या होता है? मिला हुआ, मिला जुला। और एक जो बड़ा स से शंकर लिखा जाता है, तो यह शंकर मतलब क्या होता है? भगवान शिव। लेकिन छोटा वाला स से शंकर होगा। शंकर मतलब मिला जुला, यानी कि दो चीज़ों का मिश्रण। जैसे संकरित होता है ना, संकरित कोई फसल होता है, संकरित धान, संकरित गेहूँ, तो क्या होता है? दो प्रजातियों को मिला करके बनाया जाता है, इसीलिए उसे संकरित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, थोक का पर्यायवाची शब्द है। थोक का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, थोक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे UPSI की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यह कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, जो कि आपकी पढ़ाई में UPSI की तैयारी में काफ़ी हेल्प करने वाली है। इसमें देखेंगे हम तो कंप्लीट जो कि नवीनतम सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी UPSI के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जैसे 2021 का जो पेपर हुआ था, तो आपको यहाँ पर पेपर भी मिलने वाला है। और पेपर ही नहीं, इसके नीचे आपको डिटेल जो है कि सलूशन भी मिलने वाला है, एक एक प्रश्न का डिटेल से। इसके अलावा बात करेंगे, इनका जो है स्टडी गाइड बुक के साथ अन्य बुक भी आता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह हो गया स्टडी गाइड, और यहाँ पर मूल विधि हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया। तो आप सभी बुक को भी ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा कर के ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विभु का पर्यायवाची शब्द है। विभु मतलब क्या होता है? जो सभी जगह व्याप्त हो, यानी कि सर्वव्याप्त है। इसके अलावा नित्य भी विभु का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो यह सब नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। व्यास का विलोम शब्द बताइए। व्यास, व्यास मतलब जोड़ना। व्यास मतलब क्या होता है? अलग करना। समास मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर इसका अलग क्या हो जाएगा? 19वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। व्यास का विलोम क्या होता है? समास होता है। और लघु की बात करें तो इसका विलोम क्या होता है? संक्षिप्त। लघु का विलोम दीर्घ होता है, ठीक है। इसको बताइए तो जाने। छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ है। चलिए आप लोग सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाइए, देखते हैं कि इसका सही होता है। झगड़ा करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, या फिर नारदगिरी करना। नारदगिरी मतलब समझ ही रहे हैं, नारद क्या करते थे? इधर उधर जाके झगड़ा लगाते थे, नारदगिरी करना। तो छक्का पंजा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? उम्मीद है सभी ने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका जो एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ठीक है। इसका क्या होगा? छक्का पंजा करने मुहावरे का अर्थ। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग को बताइए। तो उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो आगे लगाओ, और प्रत्यय मतलब जो पीछे लगाओ। तो अधिमानता में क्या है? 21वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधि, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। जैसे विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो रेखांकित शब्द को यहाँ पर कहा है किस कोटि का है, ठीक है। तो उप प्रधानाचार्य है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। उप प्रधानाचार्य यानी कि यहाँ पर उप प्रधानाचार्य के बारे में कह रहा है, ठीक है, 22वें का। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है पढ़िए। यहाँ पर क्या होगा? तत्सम उपसर्ग, 22वें का ए, ठीक है, 22वें का ए तत्सम उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय यानी कि जो पीछे लगता है, यानी कि जो शब्द का अंश रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए शब्दांश, शब्द का जो अंश होता है। उसके अलावा पद्यांश की बात करें जो पद्य का अंश होता है, वाक्यांश जो वाक्य का अंश होता है, ठीक है। तो यह सब होगा नहीं। 23वें का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? युग्म यानी कि जो जोड़ा है लेकिन त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए मिलाते हैं। 24वें का अपेक्षा का उपेक्षा होता ही है। अग्रज मतलब पहले का यानी कि बड़ा, अनुज मतलब छोटा, यह भी सही है। उन्नति अवगत, नहीं भैया ये तो गलत हो गया। उन्नति का क्या होता है? अवनति, ठीक है। तो 24वें का सी गलत है, यह त्रुटिपूर्ण है। उन्नति लिखा है तो इसकी उन्नति मतलब बढ़ता है यानी कि ऊपर उठता होता है। अवनति मतलब नीचे यानी उसका समझिए नष्ट हो रहा है अवनति, लेकिन यहाँ पर अवगत लिख दिया इसीलिए गलत हो जाएगा। आदान का प्रदान होता ही है, ठीक है। तो सी सही है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए जान लीजिए, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है यहाँ पर विकारी, ठीक है, विकारी, भिखारी नहीं विकारी। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है? अविकारी। विकारी क्या होता है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, लड़की, मैं, तू, अच्छा, बुरा, यह सब विकारी हो गया, इनमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आज हो गया, कल हो गया, परंतु हो गया, ठीक है, यह सब हो गया। नेक्स्ट कह रहा है पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन। पनही शब्द का तत्सम रूप, देखिए पनही शब्द का तत्सम रूप होता है उपानह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था और बताए थे कि यह यूपी पुलिस में फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा जाता है। उद्यान, उद्यान का शुद्ध रूप, शुद्ध वर्ण विच्छेद करिए। तो उद्यान कैसे लिखा था? उ ऐसे भी लिखते हैं उद्यान, ठीक है। अब करिए, अब आसानी हो जाएगा। देखिए उ का उ तो लिखाइए जाएगा, और द यानी कि इसमें पीछे अ नहीं जुड़ा है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं, क लिखते हैं, तो इसका मेन मतलब क्या होता है? क रहता है, फिर इसमें अ भी पीछे जुड़ा रहता है। जैसे क बोलते हैं तो क बिना अ पीछे लगाए नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर इसमें हलंत लगा दें तो इसका मतलब होता है कि पीछे वाला अ नहीं है, ठीक है। तो देखिए उ का उ हो ही जाएगा, और द क्या, जो द के नीचे लगा है यह भी हो जाएगा, और य लिख देंगे, ठीक है। लेकिन या लिखा है तो य प्लस आ, ठीक है। देखिए यहाँ पर उ लिख दिए प्लस द का पूरा पूरा लिख दिए, फिर यह लिख दिए, फिर आ न का न लिखेंगे, लेकिन इसके पिछवा तो न ऐसे काट के अ तो लिखेंगे ना। तो खोज लीजिए उ द य प्लस आ न पीछे अ आएगा, यानी 27वें का सी। व्यंज 26वें का है ना, 27वें का सी। यहाँ पर उद्य आ न अ। इसको समझ में नहीं आएगा तो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा क्वेश्चन हमने कराया है, तो वहाँ पर देखते रहिए। नेक्स्ट पूछ दिया सरयूमी, सरयूर्मिका में संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरयू, ठीक है। और इसके अलावा प्लस क्या हो जाएगा? ऊर्मी। तो देखिए इसमें कौन सी संधि है? यहाँ पर ऊ मिल गया और प्लस ऊ मिल गया, इसमें कौन सा संधि हो गया? ऊ प्लस ऊ, यानी कि जब समान वाले मिलते हैं तो यहाँ पर दीर्घ संधि होता है। तो इसमें कौन सी संधि हो गया? दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर यानी स्वर का ही रूप होता है दीर्घ, मतलब स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है दीर्घ संधि। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी होती है? तो किस धातु से भाषा बनी है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास धातु से भाषा बनी हुई है। धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि है धातु उष्मा, तो इसका भी जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धातु प्लस यहाँ पर उष्मा। तो यहाँ पर भी ऊ मिल गया, मतलब ऊ मिल गया प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं? बड़ा ऊ हो जाते हैं।
तो यहाँ पर भी जो समान वाले मिलते हैं तो यहाँ पर भी वही पिछली वाली संधि आ गए दीर्घ संधि। इसके अलावा और भी इसके उदाहरण होते हैं, जैसे लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी, ठीक है, वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, यह सब क्या है, दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। तो 30वें का भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से यहाँ पर हमारा बनता है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर द्वंद्व समास का दें, यह किससे बनता है, तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और जो पहला वाला समास होता है क्या उसको कहते हैं, उसमें जो पहला पद होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण में। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश, पंकज, पंख यानी कि कीचड़ में पैदा होता है अर्थात कमल, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं। तो देखिए पीछे क्वेश्चन आया था प्रत्यय को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 33वें का उपसर्ग यह भी क्या होता है, शब्दांश होता है। वाक्यांश शब्दांश, यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, चलिए छोड़िए। यहाँ पर उपसर्ग को क्या कहते हैं, उपसर्ग को 33वें का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर शब्दांश, यह भी शब्द का अंश ही होता है। 34वें का लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि, लिपि यानी कि जैसे देवनागरी लिपि हो गया, यही वाली लिपि की बात कर रहा है। तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है, तो लिपि की आवश्यकता भाषा को लिखने में होती है, ठीक है। जैसे हमारी हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। और सिंधु सभ्यता वाली कौन सी लिपि है, उसको अभी पढ़ा ही नहीं जा सका है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है, खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली किससे निकली है, तो देखिए इसको हमने कई बार आपको बताया है। जो उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम साइड पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी हिंदी, वहाँ से ही खड़ी बोली निकली है। तो 35वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। 36वां कह रहा है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो देखिए इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा की कुल 52 लिपियों की संख्या, कैसे, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, उ, बड़ा, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यह टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। इसके अलावा क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा 5 यहाँ पर हो गए, ठीक है। और च वर्ग में च, छ, ज, ज, इया यहाँ पर भी 5 हो गए। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा 5 हो गए। त वर्ग में त, थ, द, ध, न 5 हो गए। प वर्ग में भी प, फ, ब, भ, म 5 हो गए। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं जैसे य, र, ल, व, यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए। और ऊष्म व्यंजन यानी कि जिसको बोलने पर ऊष्मा निकलती है वह तीनों स और एक ह, यानी श, स, श और यहाँ पर ह, यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त व्यंजन यानी कि जो दो व्यंजनों के, दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, जैसे क प्लस स, इससे मिलकर क्या बनता है, क्षत्रिय। त प्लस आर से मिलकर, र से मिलकर क्या बनता है, त्र, यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यह भी 4 हैं। और अयोग वाहक यानी कि अंग, अह, जिस पे बिंदी लगी रहती है, यह 2 हैं। और द्विगुण व्यंजन यानी कि ड और ढ बिंदी वाले, यह भी 2-2 होते हैं। तो 2, 2, 4, इस प्रकार से जब सभी को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर टोटल कितने बनते हैं, 52। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 52 36वें का, ठीक है। 37वां कह रहा है, मध्य स्वर होते हैं। मध्य स्वर होते हैं यानी कि जो जीवा के मध्य भाग से बोलने में जीवा का इस्तेमाल होता है, उसी को हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर में यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे, तो मात्र जो अ शब्द हम लोग बोलते हैं यह मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। और ऊ क्या है, ऊ जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे ओठ गोलाकार हो जाते हैं, इसलिए इसको ऊ शब्द कहते हैं, ओठों का इस्तेमाल होता है, ठीक है।
तो 37वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। 38वें का इनमें से कंठ वर्ड कौन सा है, यानी कि जिसको बोलने पर कंठ का इस्तेमाल होता है। जैसे हम यहाँ पर लेकर आए थे, कहाँ गया देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए कंठ, यानी कि जो वर्ड कंठ से निकलते हैं उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कंठ। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए और ऐ, इसको हम बोलेंगे तो यह कंठ तालव्य होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कंठ वर्ड की बात करें तो अ, आ, अह और क वर्ग क वर्ग जितने होते हैं, कौन, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, और ह भी आता है। यह सब क्या होते हैं, कंठ वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कंठ वर्ड है। तो 38वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ भी हो जाएगा और ह, यानी जो विसर्ग वाला यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर ह भी है और अह भी है, तो यह कंठ वर्ड हो जाएगा। इसके अलावा बाकी क, ख, ग, घ, अंगा यह सब भी दिया रहता है, तो यह भी कंठ वर्ड के ही अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, र प्लस म का रूप है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मर, निर्मम वाला जो म होता है, म के ऊपर उड़ा हुआ रंग, तो यहाँ पर 39वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्र में पूर्ण वर्ण है, तो देखिए प प्लस प र और दोनों, तो 40वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर र जो है पूर्ण वर्ण है। तो उम्मीद करते हैं यह जो क्वेश्चन है यह यूपीएसआई में या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले में पूछा गया भी क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 40वें का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, इसमें र सही है। बाकी 40 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और 40 में आपका कितना सही हुआ स्कोर, कितना आया, एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा जो जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। यदि 40 में आपका 35-36 क्वेश्चन भी सही हो रहा है तुक्का उक्का मार के, तभी आप मान के चलिएगा हिंदी सही है। बाकी इससे भी सही हो रहा है तो आप अपने आप को बहुत ही बढ़िया मानिएगा, एकदम हिंदी की तैयारी बेहतरीन है। बाकी इसी प्रकार के से आपके 10 सेट इस प्रकार कंप्लीट हो गए। और भी यदि हिंदी का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट करिएगा, और भी प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी यह सब हमने क्लासेस कराई हैं इसको भी देखिएगा, और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रमुख क्लासेस जो कि रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही उपयुक्त होगी आपके लिए, तो उन सबको देखना है और देखते रहना है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, दोस्तों तक यह शेयर वाली बटन पर क्लिक करके लिंक को आपको अपने सभी ग्रुप में भी शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।